हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं लेके आया हूँ मैथमेटिकल मेथड्स इस लेसन का लेक्चर नंबर 1। आज के लेक्चर में हम देखेंगे स्केलर्स, वेक्टर्स और टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। इन सभी टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले के लेक्चर यानी कि हमने यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स पे हमने कुछ फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट निकालते थे। जैसे एग्जांपल लिया कि लेंथ ऑफ रॉड, लेंथ ऑफ रॉड। तो एक रॉड का हमने लेंथ मेजर किया और आ गया है लेट्स से 5 मीटर आ गया। तो यहाँ पर दो चीज़ें नज़र आ रही हैं, एक है नंबर यानी कि 5 है नंबर और ये है यूनिट। ठीक है, नंबर यूनिट जो साथ में रहते हैं उस साथ में मिलाकर कहते हैं मैग्नीट्यूड। तो जब हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं तो हमें क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए। मैग्नीट्यूड निकाल लिया मतलब उसका मेजरमेंट हो गया, राइट। ये हम समझे थे यूनिट्स एंड मेजरमेंट के लेसन में, और हमने वहाँ पर ये देखा था मेजरमेंट के बेसिस पे फिजिकल क्वांटिटी को दो कैटेगरी में डिवाइड किए थे। दो कैटेगरी में डिवाइड किया था। एक फर्स्ट वाला है फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल क्वांटिटी, ठीक है। और जो दूसरा है वो है डिराइव्ड क्वांटिटी। यानी कि ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट हम फिजिकल क्वांटिटी को दो कैटेगरी में डिवाइड किए थे, एक फंडामेंटल क्वांटिटी, एक डिराइव्ड क्वांटिटी। और फंडामेंटल क्वांटिटी वो क्वांटिटी थे जो अपनी मेजरमेंट के लिए किसी पे डिपेंड नहीं होते, खुद पे ही डिपेंड रहते हैं, एंड दैट वाज फंडामेंटल क्वांटिटी। और जो फंडामेंटल पे डिपेंड होते हैं वो है डिराइव्ड क्वांटिटी। ऐसे करके हमने पढ़े थे। और फंडामेंटल क्वांटिटी के पूरे 7 होते थे, लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ऐसे हम 7 फंडामेंटल क्वांटिटी पढ़े थे, उसके यूनिट्स पढ़े थे और उसके सिंबल भी देखे थे, और उसके बारे में हमने डिटेल में स्टडी किया था। हो सके तो एक बार आप उस लेक्चर को देख लीजिए, आपका टॉपिक पूरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पर आज हम बात करते हैं, आज हमने क्या करेंगे यहाँ पर, इसमें जो नए टॉपिक्स हैं उसको समझेंगे। देखो, सबसे पहली बात ये है, अभी ये तो हमें समझ में आ गया कि हम किसी भी क्वांटिटी को जब मेजर करेंगे तो हमें मैग्नीट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, ये बात क्लियर हो गई, राइट। अब एग्जाम्पल लेके समझते हैं। एग्जाम्पल ऐसे कंसिडर करो कि कोई एक पर्सन दौड़ रहा है, रनिंग कर रहा है समझो, और जो रनिंग कर रहा है ना, तो उसका जो स्पीड है, उसका स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, मतलब 5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो दौड़ रहा है, यानी कि 1 सेकेंड में वो 5 मीटर कवर कर सकता है, उतनी स्पीड से वो दौड़ रहा है। और स्पीड के सिंबल को मैंने यहाँ पर v से बता दिया। और मैं उस पर्सन को टाइम दे के रखा है, 10 सेकेंड का टाइम दिया है, यानी कि जो टाइम है दैट इज टाइम t इज इक्वल टू 10 सेकेंड। 10 सेकेंड का टाइम दे दिया। अब ये बताओ वो पर्सन कितना डिस्टेंस कवर करेगा, 10 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये वाला होता था। यानी कि स्पीड v इज इक्वल टू d अपॉन t। अगर हमें डिस्टेंस चाहिए तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे। नाउ डिस्टेंस इज इक्वल टू, स्पीड आ रहा है 5 और ये है 10, तो ये पूरा वैल्यू हो जाएगा 50 मीटर, है कि नहीं। इसका यूनिट आप देख सकते हो, यहाँ स्पीड कितना है, यहाँ पर 5 मीटर पर सेकेंड है, और इनटू बाजू में क्या है 10 सेकेंड है, सेकेंड जाएगा तो यहाँ 50 मीटर हो जाएगा। मतलब उस पर्सन ने जो डिस्टेंस कवर किया है वो है 50 मीटर। अब आप मुझे बताओ वो पर्सन ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, उसका मेजरमेंट हो गया। कैसे, देखो यहाँ पर 50 क्या है, 50 नंबर है, दिस इज अ नंबर, है ना। और ये जो मीटर है वो है यूनिट, और आपको पता है नंबर और यूनिट साथ में रहेगा तो उसे कहते हैं मैग्नीट्यूड। यानी कि यहाँ जो 50 मीटर दिख रहा है वो एक मैग्नीट्यूड है, और मैग्नीट्यूड से क्या होता है, मेजरमेंट किया जाता है। क्या करते हैं, मेजरमेंट किया जाता है। तो यहाँ मेजरमेंट ज़रूर हुआ, वो पर्सन ने कितना डिस्टेंस कवर किया उसका मेजरमेंट हो गया। लेकिन सवाल ये है, वो पर्सन जो दौड़ के डिस्टेंस कवर किया है वो किधर दौड़ा है, क्या वो राइट डायरेक्शन में गया है या लेफ्ट डायरेक्शन में गया है, नॉर्थ में गया है, साउथ में गया है, गया कहाँ पर है, उसका डायरेक्शन किधर है। यानी कि डायरेक्शन भी तो इम्पोर्टेंट है। हम सिर्फ लेंथ काउंट तो कर चुके हैं, लेकिन डायरेक्शन नहीं पता, किधर दौड़ा है वो,
किधर उसकी रनिंग हुई है ये हमें पता नहीं है। तो इसलिए डायरेक्शन मेजरमेंट के बेसिस पे अभी हम फिजिकल क्वांटिटी को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। इससे पहले हम क्या कर रहे थे, उनकी मेजरमेंट और डिपेंडेंसी के हिसाब से दो कैटेगरी में डिवाइड कर चुके हैं, पर आज फिजिकल क्वांटिटी को उनके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब समझ जाओ मेजरमेंट, समझा? तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के बेसिस पे हम फिजिकल क्वांटिटी को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे और समझते हैं वो कौन सी कैटेगरी है और क्या है। देखो यहां देख लेते। देखो अभी इंपॉर्टेंट ये है कि हमने जो बताया फिजिकल क्वांटिटी को हम दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसके बेसिस पे हम फिजिकल क्वांटिटी को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक है स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, इसको आप स्केलर्स भी कह सकते हो, स्केलर्स। और दूसरी है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, और इसको आप वेक्टर्स भी कह सकते हो, ठीक है। अब यहाँ स्केलर्स मतलब क्या, वो ऐसी क्वांटिटी यहाँ पर हैव मैग्नीट्यूड ओनली, जिन क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं उन्हें कहते हैं स्केलर्स क्वांटिटी, यानी कि स्केलर्स कहते हैं। जिनके पास हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, या फिर एज वेल एज मतलब मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए। दोनों भी रहेगा तो वो क्वांटिटी को कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अभी जैसे हमने इससे पहले एग्जांपल देखे थे, कोई पर्सन यहाँ पर है समझो, ठीक है, वो क्या किया, दौड़ते हुए यहाँ गया, जो डिस्टेंस कवर किया है वो डिस्टेंस कितना आ रहा था, 50 मीटर आ रहा था। लेकिन वो डिस्टेंस जो कवर किया है वो कैसे भी कवर कर सकता है, वो हो सकता है कि ऐसे गया हो, ऐसे 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 कैसे भी गया हो, हमें फर्क नहीं पड़ता उसने किस डायरेक्शन में गया है। हमने क्या किया, सिर्फ काउंट किया कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 50 मीटर कवर किया है। अब दूसरा एग्जांपल मैं यहाँ लेता हूँ, एक पर्सन यहाँ है, ठीक है, और अभी वो क्या करेगा, रनिंग करते हुए यहाँ जाएगा, और मैं इस बार क्लियरली बता चुका हूं कि वो स्ट्रेट लाइन पे जाएगा, अलोंग दी स्ट्रेट लाइन में सीधा जाएगा, समझे? अभी ये जो स्पीड से जाने वाला है, जिस वेलोसिटी से जाने वाला है, वो है कितना, 5 मीटर पर सेकेंड मान के चलते, 5 मीटर पर सेकेंड ही। और यहां से यहां पर जाने में जो टाइम लगा रहा है वो कितना लगा रहा है, 10 सेकेंड ही लगा रहा है। जैसा इसने लिया था वैसा ही वो है। तो ऑब्वियसली अभी अगर हमें यहाँ पर जो इसका डिस्प्लेसमेंट चाहिए यानी कि लेंथ चाहिए, वो कैसा रहेगा, v इंटू टी। एक्स इज इक्वल टू, देखो v कितना है 5 और ये है 10, यानी कि ये हो गया 50 मीटर कवर किया है। इधर जो लेंथ कवर किया है, इधर जो लेंथ कवर किया है, दोनों सेम है और उतनी स्पीड से वो जा रहा है, इधर भी उतनी स्पीड से। लेकिन फर्क क्या है देखिएगा, इस बार जो यहाँ से यहाँ पर वो लेंथ कवर किया है ना, वो अलोंग दी स्ट्रेट लाइन में गया है, एक डायरेक्शन में जा रहा है। इस बार उसके पास 50 नंबर है, मीटर यूनिट है, यानी कि मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड तो है उसके पास, और साथ में क्या है, डायरेक्शन भी है। तो ये जो क्वांटिटी है ये है डिस्प्लेसमेंट, और इसे कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। इसमें क्या है, देखो इसमें डिस्टेंस कवर किया है, इसका डायरेक्शन नहीं है, बस हमें सिर्फ इतना चाहिए कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, कितना लेंथ कवर किया है। ये लेंथ का कोई डायरेक्शन नहीं है, रैंडम गया, कभी यहाँ वहां गया। समझ रहे हो मेरी बात, मतलब कोई फिक्स डायरेक्शन में नहीं। तो इसे कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। ये जो डिस्टेंस है ये स्केलर हो जाएगा, और ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये वेक्टर हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि उसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी है।
इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। क्लियर है? तो जो क्वांटिटी सिर्फ जिस क्वांटिटी के पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है वो है स्केलर क्वांटिटी, और जिनके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होता है वो है वेक्टर क्वांटिटी। समझ में आ गया? एग्जाम्पल लेके समझते, जैसे हमने कहा कि मास, अब मास फिजिकल क्वांटिटी है। लेट से मैंने कहा कि कोई 5 kg है समझो। अभी कोई मैं स्टोन लिया है, पत्थर लिया है या सब्जी लिया है, कुछ तो लिया है, उसका मास कितना है? 5 kg। अब आप मुझे बताओ, यहाँ 5 kg है, मैंने स्टोन लिया समझो, पत्थर लिया, यहाँ रखा 5 kg, कहीं और जगह रखूंगा तो भी 5 kg, किसी और जगह रखूंगा तो भी 5 kg। मतलब मास कोई बदलने वाला है क्या? डायरेक्शन से कोई बदलेगा क्या? वो नहीं, डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता उसे, उसकी वैल्यू फिक्स्ड है, दैट इज स्केलर क्वांटिटी। जिस क्वांटिटी को डायरेक्शन से फर्क नहीं पड़ता, जो सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड होती है, वो है स्केलर क्वांटिटी। समझा क्या? दूसरा हो गया डेंसिटी। अब डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम होता है। अब कितना डेंसिटी वो फिक्स रहेगा ना। जैसे मान लो कि पानी है, पानी का डेंसिटी कितना है? 1 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अब आप पानी को बॉटल में भरो, समझा क्या? या फिर आप किसी ग्लास में लेके जाओ, किधर भी लेके जाओ, किसी भी डायरेक्शन में लेके जाओ, फर्क नहीं पड़ता, उसकी डेंसिटी रिमेन कांस्टेंट। डेंसिटी डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं है, दैट मीन्स डेंसिटी इज अ स्केलर क्वांटिटी। जैसे टाइम हो गया, टाइम स्केलर क्वांटिटी है। क्यों? देखो, अगर टाइम आप देख रहे हो, आप वहां से देख रहे हो, मैं यहां से देख रहा हूं, तीसरा पर्सन यहां से देख रहा है, सब वही टाइम बताएंगे ना। डायरेक्शन से कोई फर्क पड़ रहा है इसको? नहीं ना। तो टाइम इज अ स्केलर क्वांटिटी। समझ में आ गया? जिस क्वांटिटी के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता हो वो है स्केलर क्वांटिटी। और यहाँ क्या है? वेक्टर। वेक्टर में देखो, यहाँ इस बार है कि उसके पास मैग्नीट्यूड है और साथ में डायरेक्शन भी है, तो ये है वेक्टर क्वांटिटी। अब मान के चलो कि जो पॉइंट से उसने निकला था, P पॉइंट से निकलकर Q पॉइंट पे पहुंच गया, समझो P से लेकर Q तक पहुंच गया। अब जो भी उसने यहां से लेके यहां तक जो कवर करा है ना, चलो मान के चलता हूं उसको मैं x से बता दिया। तो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इसको रिप्रेजेंट करते वक्त ना एरो सिंबल का इस्तेमाल करते हैं। देखो, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। अगर P से Q के पास गया तो इसको ऐसे बोलेंगे PQ वेक्टर, ऐसे दिखाएंगे। या फिर PQ मतलब कितना डिस्टेंस, x है ना, यहाँ पर कितना लेंथ है, ये x है, तो ये जो x है, x वेक्टर, ऐसे दिखा सकते हो आप। मतलब किसी एक लेटर से, या फिर स्टार्ट कहां पर हुआ है, खत्म कहां पर हुआ है, उस लेटर के ऊपर आप एरो दिखा सकते हो। अब इसमें आप देख सकते हो, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये एंड है, तो इसे कहते हैं टेल। ये वाले पॉइंट को बोलते हैं टेल, और ये क्या है? हेड है। ये बताता है स्टार्ट कहां से हुआ और एंड कहां पर हुआ। अभी देखो, ये जो पर्सन जो दौड़ के गया है वो P से लेके Q के तक गया है, तो यहां पर PQ वेक्टर लिखा मैंने। अगर मान के चलो कि ऐसा गया होता, Q से P के पास गया होता, Q to P, तो इसे हम क्या लिखते हैं? QP वेक्टर लिखते हैं। जहां से स्टार्ट हो रहा है वो इधर रहेगा, जहां पर खत्म हो रहा है वो यहां रहेगा। समझ में आ गया? देखो, अभी इसका जो लेंथ है ना, आप इधर क्या बोल रहे हो? डिस्टेंस आ रहा है 50 मीटर, राइट? और यहाँ डिस्प्लेसमेंट आ रहा है 50 मीटर। दोनों की वैल्यू सेम है। फर्क क्या है? इसके पास डायरेक्शन नहीं है, इसके पास डायरेक्शन है। ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, x वेक्टर करके। इसको उधर वेक्टर नहीं लिखेंगे, इसके ऊपर एरो नहीं मारेंगे, क्योंकि ये स्केलर क्वांटिटी है। अब जरा देखो, यहां पर अगर मैं इसको ऐसा लिखता हूं तो देखो, ये d क्या है? इसका मैग्नीट्यूड है ना, ये 50 क्या है? नंबर है, मीटर यूनिट है, मतलब मैग्नीट्यूड है, राइट? और ये देखो, ये क्या है? यहाँ पर नंबर और यूनिट साथ में, मतलब ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है। ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है। मैग्नीट्यूड डायरेक्शन साथ में रहता है, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी है।
इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है, इसलिए स्केलर क्वांटिटी है। समझ में आ गई मेरी बात? पक्का क्लियर हो गई? अब अगर देखो लेट्स से एग्जांपल लेता हूं, अब अगर डिस्प्लेसमेंट हो रही है समझो, और पॉजिटिव डायरेक्शन में हो रही है, मतलब एक्स एक्सिस है समझो, ये 0 है, ये 1 2 3 4 यहाँ पर क्या पॉजिटिव एक्स एक्सिस हो गया और यहाँ नेगेटिव एक्स एक्सिस। अब डिस्प्लेसमेंट कवर्ड किया है कितना 50 मीटर, लेकिन राइट डायरेक्शन में गया है समझो, तो हम क्या लिखेंगे x इज इक्वल टू प्लस 50 मीटर लिखेंगे। अगर लेफ्ट डायरेक्शन में हुआ होता तो x इज इक्वल टू माइनस 50 मीटर लिखेंगे, यानी कि x वेक्टर इज इक्वल टू ऐसा लिखेंगे। माइनस क्या बता रहा है कि वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। प्लस क्या बता रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। मतलब इधर क्या हो रहा है, इधर मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या बता रहा है डायरेक्शन भी रिप्रेजेंट हो रही है। मैग्नीट्यूड ये है और डायरेक्शन ये है। समझा क्या? अगर मान के चलो कि मैं इसका सिर्फ मैग्नीट्यूड निकालना चाहता हूं तो क्या करेंगे, ये जो भी क्वांटिटी यहां पर दिया है ना, इसका मॉड निकालने का, मॉड ऑफ एक्स वेक्टर, मॉड डिटरमिनेंट निकालने का। तो देखो यहां इधर अभी ये एक्स वेक्टर का आंसर कितना है माइनस 50 मीटर, माइनस 50 मीटर सॉरी। देखो अभी मॉड के बाहर आएगा ना वैल्यू ऐसे, तो ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू, ये माइनस क्या हो जाता है, मॉड के बाहर जब भी आता है तो नेगेटिव हमेशा क्या होता है पॉजिटिव, तो माइनस हट जाएगा और 50 मीटर हो जाएगा। मतलब इसका मैग्नीट्यूड ये हो गया, आपको मैंने पहले ही बताया था। देखो ये क्या है, ये मैग्नीट्यूड है, मतलब ये मैग्नीट्यूड है और ये डायरेक्शन है, तो ये डायरेक्शन है। जब उसका आप मॉड निकालते हो, मतलब मैग्नीट्यूड निकालना चाहते हो, तो डायरेक्शन उड़ जाएगा और उसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। देखो x इज इक्वल टू 50 मीटर, x इज इक्वल टू 50 मीटर। समझ में आ गई मेरी बात? क्लियर हो गई? तो जब भी हम निकालेंगे तो ये समझ जाना कि मॉड ऑफ x वेक्टर लिखा है, मतलब x का मैग्नीट्यूड है ये, यानी कि इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। क्लियर हो गई? तो अभी आपको ये समझा कि यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी क्या है। वेक्टर क्वांटिटी के एग्जांपल ले सकते हो, जैसे हो गया फोर्स। फोर्स अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, कैसे एग्जांपल लिया, मान लो फोर्स इज इक्वल टू 5 न्यूटन। अब आप मुझे बताओ कोई एक ऑब्जेक्ट है समझो, ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर हमने क्या किया, फोर्स अप्लाई करेंगे। मैं आपको ये कह दूं कि ये ऑब्जेक्ट राइट डायरेक्शन में गया है, तो आप क्या समझ जाओगे, इस पे फोर्स आया होगा राइट डायरेक्शन में। मैं आपको कह दूं कि ये ऑब्जेक्ट लेफ्ट डायरेक्शन में मूव हो चुका है, तो आप क्या समझ जाओगे कि इस पे जो फोर्स आया है वो लेफ्ट डायरेक्शन में आया होगा। यानी कि फोर्स क्या बता रहा है, पार्टिकल का मोशन का डायरेक्शन दिखा रहा है, जहां फोर्स उधर उसका मोशन। समझा? मतलब इससे ये समझ में आ रहा है कि फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि फोर्स डायरेक्शन रहता है उसके पास। क्लियर हो गया? वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये होता है। और जो स्पीड है ना, स्पीड का फॉर्मूला ये होता है कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। मुझे बताओ डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी, तो स्पीड भी कौन सी क्वांटिटी हो गया, स्केलर क्वांटिटी। यहाँ देखो डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी, तो वेलोसिटी कौन सी क्वांटिटी होगा, वेक्टर क्वांटिटी, तो ये वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। समझ में आ रहा है? फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है। ये सब क्या है, उनकी वैल्यू के साथ, यानी कि मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन पे भी डिपेंड करते हैं, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करते हैं, इसलिए स्केलर क्वांटिटी। तो अभी वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी का मीनिंग क्लियर हो गई है कि नहीं? तो देखो इसको निकाल देते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। देखो अभी हम आगे समझते हैं कि टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक ये है कि टाइप्स ऑफ वेक्टर। अब ये समझिए, पहला वाला वेक्टर जो है वह है जीरो वेक्टर, या इसे कहते हैं नल वेक्टर, नल वेक्टर।
मतलब क्या होना चाहिए कि जो वेक्टर होगा उसके पास जीरो मैग्नीट्यूड होना चाहिए, यानी कि हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। मतलब यहां होगा कि अ वेक्टर हैविंग जीरो मैग्नीट्यूड इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, मतलब इसके पास जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल लेके समझाता हूं। जैसे मान के चलो कि कोई एक पर्सन है, समझो यहाँ पर, और ये दौड़ने वाला है, रनिंग करने वाला है और यहाँ आने वाला है, आया नहीं है, आने वाला है, लेकिन अभी वो रेस्ट पे ही है, अब वो मूव नहीं हुआ है, तो अभी उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो होगा। अब वो दौड़ेगा भी कैसे, अलोंग दिस स्ट्रेट लाइन में जाएगा, मतलब डायरेक्शन होगा उसके पास, आगे दौड़ने वाला है, उसको किधर भी घूमने के लिए नहीं बोला है हमने, हमने उसे बोला है कि सीधा जाना है, सीधा वो जाने वाला है पर गया नहीं है, तो इस वक्त वो रेस्ट पोजीशन पे, तो अभी उसकी वेलोसिटी क्या होगी, जीरो होगी, तो इस वक्त उसकी वेलोसिटी होगी 0 मीटर पर सेकेंड, तो वेलोसिटी वेक्टर क्या होगा, जीरो। तो हम बोलेंगे वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द स्टेशनरी पर्सन या पार्टिकल इज जीरो। तो देखो यहाँ पर क्या है, 0 मीटर पर सेकेंड, मतलब इसकी यूनिट देखो, अब क्या लिखोगे आप, v वेक्टर इज इक्वल टू क्या, 0 मीटर पर सेकेंड। देखो यहाँ पर v कितना आ रहा है, 0 मीटर पर सेकेंड, और डायरेक्शन है ना उसके पास, जाने वाला है वो सीधा, तो ये हो गया वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द स्टेशनरी पार्टिकल, ये है जीरो वेक्टर, इसको बोलते हैं नल वेक्टर। समझ में आ गया। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। देखो अगर कोई पर्सन रनिंग करता है समझो, तो स्टार्टिंग में मान के चलो कि उसने दौड़ना शुरू कर लिया। अब शुरुआत में उसकी वेलोसिटी थी 10 मीटर पर सेकेंड समझो स्टार्टिंग में, और मैं यहाँ पर कहीं खड़ा हूँ और मैं उसको देख रहा हूँ, वो दौड़ रहा है, देख रहा हूँ मैं। स्टार्टिंग में उसकी वेलोसिटी मैंने देखा 10 मीटर पर सेकेंड था, फिर मैंने 5 सेकेंड के बाद देखा, तब भी उसकी वेलोसिटी उतनी है, यानी कि मैंने टाइम लिया 5 सेकेंड का टाइम, 5 सेकेंड के बाद देखा तो वो यहाँ पहुंच गया था, और अब भी उसकी वेलोसिटी कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। स्टार्टिंग में उतनी थी, अभी भी उतनी है। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है फाइनल वेलोसिटी माइनस स्टार्टिंग का वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी कितनी है 10, स्टार्टिंग वेलोसिटी कितनी है 10 अपॉन टाइम है 5, मतलब ये आ कितना आ रहा है 10 माइनस 10 0, 0 अपॉन 5 कितना रहेगा 0, यानी कि 0 मीटर पर सेकेंड। एक्सेलरेशन जो आ रहा है वो 0 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, यानी कि एक्सेलरेशन क्या आ रहा है, जीरो। कभी जब उस ऑब्जेक्ट या पर्सन की वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहती है, यूनिफॉर्म मतलब क्या, पहले जितना है अभी भी उतनी ही वेलोसिटी है, वेलोसिटी बढ़ेगी तो एक्सेलरेट बनेगा ना, वेलोसिटी उतनी है जितनी पहले, पहले दौड़ रहा है उतना ही दौड़ रहा है। तो इसका देखो इसकी वैल्यू क्या आ रहा है 0 मीटर पर सेकेंड, और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होता है ना, जहां वेलोसिटी उधर एक्सेलरेशन, मतलब एक डायरेक्शन में रहने वाला है। तो डायरेक्शन है और उसकी मैग्नीट्यूड क्या है, जीरो है, डायरेक्शन रहेगा उसका। तो यहां देखो मैग्नीट्यूड जीरो है, मतलब इसे कहते हैं जीरो वेक्टर या नल वेक्टर, मतलब एक्सेलरेशन अभी जीरो वेक्टर कहलाएगा। ये बात समझ लेना, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, दूसरा बोलेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर मतलब नाम में ही बता रहा है, रिजल्ट चाहिए, किसी दो वेक्टर को ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो, बस रिजल्ट निकालो, जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्टेंट वेक्टर। समझ में आ रही है मेरी बात। मान के चलो कि यहाँ पर कोई वेक्टर होगा, लेट से ये p वेक्टर है, दूसरा कोई वेक्टर होगा ये q वेक्टर है। अब इन दोनों को ज्वाइन करा दिया मैंने, ये इसके साथ इसको ज्वाइन करा लिया, यहाँ पर करा लिया, कोई ये q वेक्टर है। अब इन दोनों का जो रिजल्ट आ रहा है वो यहाँ से आ रहा होगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर है। मतलब किसी दो वेक्टर का एडिशन करो या सब्ट्रैक्शन करो, उन दोनों को ऐड करके दोनों का जो रिजल्ट आता है उसे कहते हैं रिजल्टेंट वेक्टर, और आगे इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया सेकंड। थर्ड वाला देखो नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर या उसे कहते हैं ऑपोजिट वेक्टर।
ऑपोजिट वेक्टर। इसका मतलब क्या है, देखो कोई भी दो वेक्टर है समझो, लेट से हमने कहा कि यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं। एक डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर पर सेकेंड है, दूसरा वाला एक डिस्प्लेसमेंट है 5 मीटर, दूसरा वाला भी 5 मीटर ही है, लेकिन ये जा रहा है इधर और ये आ रहा है इधर। मतलब देखो ये हमने बोला कि यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन इसका जो ये कितना 5 मीटर है और वो इधर जा रहा है और ये इधर आ रहा है, ये 5 मीटर है और ये कहाँ आ रहा है, इस तरफ आ रहा है। समझा? तो इसका मतलब देखो, इसको नाम दे देता हूं मैं ए करके और इसको नाम दे दिया मैंने बी वेक्टर। एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है। ए वेक्टर का आंसर आ रहा है 5 मीटर और बी वेक्टर का आंसर आ रहा है 5 मीटर, लेकिन कैसा है ये माइनस में। ये क्या है, माइनस में। माइनस क्यों? ये नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है, यानी कि ये लेफ्ट साइड में आ रहा है, ये राइट साइड में जा रहा है। ये दोनों आपस में कैसे, एक दूसरे को ऑपोजिट में। दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। मैग्नीट्यूड सेम रहना चाहिए लेकिन डायरेक्शन ऑपोजिट में रहना चाहिए। तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे में क्या है, ऑपोजिट वेक्टर कहलाएंगे। तो दीज आर ऑपोजिट टू ईच अदर। समझ में आ रहा है? इनमें क्या होगा, इनकी जो वैल्यूज है वो दोनों सेम रहना चाहिए, लेकिन दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट में रहना चाहिए। एक माइनस में तो एक प्लस में, एक पॉजिटिव में जा रहा है तो एक इधर जा रहा है, लेफ्ट में जा रहा है, तो एक दूसरे को ऑपोजिट में हो गया है। समझ में आ गया? क्लियर है? और एक बात याद रखो, ये डिस्प्लेसमेंट करेगा तो ये भी डिस्प्लेसमेंट का ही रहना चाहिए। ऐसा नहीं कि ये डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर है और ये वेलोसिटी का वेक्टर है, नहीं चलेगा। मतलब आप बोलोगे सर ये जो है ना, ये 5 मीटर का है और ये जो बी वाला है ना, ये -5 मीटर पर सेकेंड वाला है, मतलब ये वेलोसिटी हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो ये ऑपोजिट होंगे क्या? ना ना ना, ऐसा नहीं। दोनों सेम क्वांटिटी के होना चाहिए। मतलब अगर ये डिस्प्लेसमेंट का है तो ये भी डिस्प्लेसमेंट का ही रहना चाहिए, बस इनकी वैल्यू सेम होना चाहिए और एक दूसरे को प्लस माइनस में होना चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो ये ऑपोजिट में हो जाएंगे। क्लियर होगी? चौथा वाला जो हम देखेंगे वो है इक्वल वेक्टर्स। क्या है? इक्वल वेक्टर्स। अब देखो यहाँ पर ये जो मैंने एग्जांपल लिया ना, यही करता हूँ। ये वाला वेक्टर है ना, वो इधर जा रहा है, दैट इज ए वेक्टर। इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू है +5 मीटर, राइट। दूसरा वाला वेक्टर है ना, ये मुड़ गया, ऐसे मुड़ के अभी इधर जा रहा है ऐसे, तो अभी इसकी वैल्यू कितनी है? इसकी वैल्यू भी उतनी ही है जितना पहले वाले का था। वैल्यू सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, तो इन दोनों वेक्टर को बोलेंगे इक्वल वेक्टर्स हैं। ये आपस में कैसे हैं? इक्वल एक दूसरे के साथ। तो दिस वेक्टर्स आर कॉल्ड इक्वल वेक्टर्स। क्लियर हो गई मेरी बात? ये कैसे? ये ऑपोजिट में, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए ऑपोजिट वेक्टर। इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है और डायरेक्शन भी सेम है, इसलिए दोनों भी कहलाएंगे इक्वल वेक्टर। दोनों का डायरेक्शन सेम है। क्लियर हो गई? नेक्स्ट आगे देखते हैं। देखो अभी हम देखते हैं पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर, अब इसका मतलब क्या है कि ये कोई भी पार्टिकल का पोजीशन बताने वाले वेक्टर को कहते हैं पोजीशन वेक्टर। मतलब समझाते हैं। जैसे ये बोर्ड है तो इसमें क्या है, दो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। दिस इज एक्स एक्सिस है और ये क्या है, वाई एक्सिस है ना, ऐसे। और ये ओरिजिन यहाँ देखा, ये वाई डैश हो जाएगा और ये एक्स डैश हो जाएगा। अब यहाँ क्या होगा, लेट्स से एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 ऐसा कोई है। यहाँ लिया 1 2 3 4 5 6 7 ऐसा कुछ। मान के चलो कि यहाँ पर एक पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है। लेट्स से मैं एग्जाम और थोड़ा बढ़ा लेता हूँ, यहाँ पर 6 हो गया। ऐसे करते यहाँ पर जा रहा है एक्स एक्सिस, ऐसे करके ये और ऊपर गया और यहाँ पर क्या ऐसे 8 है 9 है, चलता रहेगा। ठीक है। लेट्स से एग्जांपल के लिए मैंने बता दिया कि यहाँ पर कोई पार्टिकल होगा, इधर पार्टिकल प्रेजेंट है और ये पॉइंट का नाम है पी पॉइंट। ठीक है। अब यहाँ देखो हम क्या करेंगे, इसका लोकेशन कैसा निकालेंगे, x, y करेंगे। तो पहले ये देखेंगे यहाँ से कितना है और इधर से कितना है। तो देखो x आ रहा है 6, तो यानी कि ये 6 हो जाएगा। मतलब x कितना है, x आ रहा है 6 देखो, और y कितना है 8 है, तो यहाँ पर हो गया 8।
मुझे इस पार्टिकल का लोकेशन निकालना है, मतलब पोजीशन निकालना है। तो सबसे पहला मुझे ये ओरिजिन से इधर कितना डिस्टेंस है वो निकालना होगा, है ना। ये डिस्टेंस निकालेंगे। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं? बाय डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़े थे हमने, 10th स्टैंडर्ड में पढ़े ना, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला। अगर हमें निकालना है ओपी, डिस्टेंस निकालना है, समझो ओपी, तो कैसे निकालेंगे? अंडर रूट ऑफ ये एक्सिस, चलो इधर का जो रहेगा ओरिजिन होगा 0,0, तो x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा x कितना है 6 माइनस 0, 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर और 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर। y कितना है 0, 8 है, 8 माइनस 0 का होल स्क्वायर। मतलब यहां अगर आप सॉल्व करोगे तो OP इज इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 6 स्क्वायर और अंडर रूट ऑफ 8 स्क्वायर। 6 माइनस 0 6, 8 माइनस 0 8, यहाँ पर ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा 64। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 100 और ये बाहर आएगा तो आएगा 10 मीटर। तो मान के चलो कि ये 10 मीटर आ गया, मतलब ये सारे मीटर में दिया है, समझ के चलो तो 10 मीटर आ गए। मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है 10 मीटर है। एक बात पक्का पता चल गया कि ये डिस्टेंस तो 10 मीटर है। अगर मुझे इस पॉइंट का लोकेशन चाहिए तो हम क्या करेंगे, ओरिजिन से 10 मीटर के दूर पे और इस डायरेक्शन में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये जो वेक्टर है ना, ये 10 मीटर के दूर पे जा रहा है, 10 मीटर का दूरियां बता रहा है और डायरेक्शन भी बता रहा है ऐसे। तो ये जो ओपी वेक्टर है, ओपी वेक्टर कितना आ रहा है 10 मीटर वेक्टर आ रहा है। ओपी 10 मीटर आया, 10 नंबर है, मीटर यूनिट है, मतलब मैग्नीट्यूड है, यानी कि ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन। तो ये ओपी वेक्टर इस पार्टिकल के पोजीशन का डायरेक्शन बता रहा है, तो इस वेक्टर को बोलते हैं पोजीशन वेक्टर। सो नाउ ओपी वेक्टर विल बी कॉल्ड एज पोजीशन वेक्टर because this vector representing the position of the particle in the given coordinate system। समझ में आ गया? तो ये है पोजीशन वेक्टर। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एक नया वेक्टर, उसका नाम है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर ये क्या है? देखो नाम में ये सिंपल सी बात है, यूनिट मतलब क्या, वन, सिंगल, एक रहना चाहिए। ऐसे वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए उसे कहते हैं यूनिट वेक्टर। तो हम क्या बोलेंगे, अ वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड या यूनिट मैग्नीट्यूड, हैविंग यूनिट मैग्नीट्यूड in a given direction, in a given direction। जो डायरेक्शन हमने दिया है उस डायरेक्शन में जाना है उसे एक मैग्नीट्यूड के साथ। अब ये करता क्या है, यूनिट वेक्टर स्पेशली यहां पर डायरेक्शन रिप्रेजेंट करने के लिए आता है, डायरेक्शन शो करने के लिए आता है। समझा क्या? तो शोइंग द डायरेक्शन, ये डायरेक्शन दिखाने के लिए आता है। मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। मान के चलो कि कोई पर्सन चल रहा है जिसे हम उसको रास्ता पता नहीं, उसको जाना है, उसकी डेस्टिनी उसको पता है कि कहाँ पहुँचना है, लेकिन किस तरह जाना चाहिए नहीं पता। तो उसे कोई बता रहा है कि आ जाओ मेरे साथ ऐसे चलो, तो जो रास्ता बता रहा है, जो उसको डायरेक्शन दिखा रहा है, वो है यूनिट वेक्टर। तो यहाँ एक वेक्टर है जो जा रहा है इधर, यह है एम वेक्टर। इसको डायरेक्शन बताने के लिए कौन आ रहा है, यूनिट वेक्टर आ रहा है। यूनिट वेक्टर को हम ऐसे बताते हैं यू कैप से। ये ऊपर है ना कैप, कैप है कैप, मतलब ये कैसा होगा, इसकी जो यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना होना चाहिए 1, तो ये 1 कैप, मतलब इसकी मैग्नीट्यूड एक ही रहेगा, मैग्नीट्यूड एक रहेगा, और ऊपर का कैप क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। समझ में आ गया? अब जरा देखो, ये है एम वेक्टर,
तो m वेक्टर में कौन कौन है, उसका मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है, बराबर। जरा सोचो, इसको मैं लिखता हूं ऐसे कि m वेक्टर इज इक्वल टू, इसका ये क्या है, मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड, बराबर। और इसका डायरेक्शन होना चाहिए, तो डायरेक्शन की जगह पे मैंने क्या लिखा, वन कैप लिखा। देखो वन कैप, वन कैप मतलब क्या, m वेक्टर इज इक्वल टू वन कैप मतलब u कैप, है कि नहीं, और बाजू वाला क्या है, m। जरा देखो, ये मैग्नीट्यूड है, ये मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन है, देखो ये डायरेक्शन है। समझ रहे हो आप मेरी बात को? इसका मतलब क्या हुआ, ये m वेक्टर है मतलब उसके पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। तो देखो ये वाला मैग्नीट्यूड है ना यहाँ पर, इसका डायरेक्शन इधर है कि नहीं, आप इसको मल्टीप्लाई करो यही तो आएगा, 1 इंटू एम करो m, और एक कैप मतलब डायरेक्शन। समझ में आ रहा है? इससे क्या समझा, अगर आपको u कैप चाहिए मतलब इसको नीचे भेजो, m वेक्टर अपॉन m, यानी कि इधर अब आप क्या समझोगे, किसी भी यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन चाहिए तो जो वेक्टर का डायरेक्शन आप निकालना चाहते हो वो वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड दोनों का रेशियो करोगे तो पता चल जाएगा इसका यूनिट वेक्टर कौन है, इसको रास्ता दिखाने वाला कौन है, इसको डायरेक्शन दिखाने वाला कौन है, उसकी बात आपको पता चल जाएगी। यूनिट वेक्टर सिर्फ डायरेक्शन दिखाने के लिए आता है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, खुद का मैग्नीट्यूड 1 रख के सिर्फ डायरेक्शन बताने के लिए आता है। समझा? तो ये यूनिट वेक्टर स्पेशली अलग अलग एक्सिस में अलग तरह से काम करता है। देखो मैं आपको यहां पर थोड़ा डिटेल में बता देता हूं, इसको जरा हटा देते हैं, समझ के चलिएगा कि यहां कोई वेक्टर है जो एक्स एक्सिस में जा रहा है, कोई वेक्टर है जो एक्स एक्सिस में जा रहा है। चलो उस वेक्टर का नाम ले लेता हूं p वेक्टर। तो इसका डायरेक्शन बताने के लिए आना चाहिए, कौन आना चाहिए, यूनिट वेक्टर। तो इधर जो डायरेक्शन बताने के लिए आता है उस यूनिट वेक्टर का नाम है आई कैप। देखो जिसके पास कैप दिख रहा है ना वो यूनिट वेक्टर है, लेकिन स्पेशली एक्स एक्सिस में कोई वेक्टर जाता है तो उसको रास्ता दिखाने के लिए जो यूनिट वेक्टर आता है वो है आई कैप। कोई अगर वेक्टर वाई एक्सिस में जा रहा है, चलो इसका नामकरण करता हूं क्यू वेक्टर। तो वाई एक्सिस में कोई वेक्टर जाता है तो उसको डायरेक्शन दिखाने के लिए जो यूनिट वेक्टर आता है उसका नाम है जे कैप। कोई अगर जेड एक्सिस में जा रहा है, चलो इसका नामकरण कर दिया मैंने आर वेक्टर, तो इसको रास्ता दिखाने के लिए के कैप आता है। ये जो कैप वाले हैं वो यूनिट वेक्टर है और वो सिर्फ रास्ता दिखाने के लिए आते हैं, डायरेक्शन बताने के लिए आते हैं। अब आप मुझे बताओ, ये यूनिट वेक्टर था, किसको रास्ता बता रहा था, एम वेक्टर को। तो जिसको रास्ता बता रहा है वो वाला वेक्टर और उसका मैग्नीट्यूड। आपको पता है ना मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, इससे पहले मैंने आपको एग्जांपल देके बताया था। कोई पर्सन अगर एक्स एक्सिस के पॉजिटिव में दौड़ रहा है और उसका वैल्यू आ गया था x इज इक्वल टू 50 मीटर, हमने कहा था ये डिस्प्लेसमेंट है और ये पॉजिटिव में जा रहा है तो यहाँ पर प्लस 50 मीटर है ना, ऐसे कहा था। कोई अगर एक्स एक्सिस के नेगेटिव की तरफ दौड़ रहा है, समझो मतलब लेफ्ट साइड में जा रहा है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट आया था -50 मीटर। तो हमने क्या किया था, अगर हम इसका देखो ये है वेक्टर, ये एक्स डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है, मुझे इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, मतलब ये, तो कैसे निकाल रहा था, मॉड ऑफ एक्स वेक्टर कर रहा था, तो मॉड ऑफ -50 मीटर कितना आएगा, 50 मीटर आएगा। आप समझ गए ना, 50 मीटर क्या है, मैग्नीट्यूड है, मतलब ये x क्या है, 50 मीटर है। और ये जो एरो दिख रहा है एरो, वो एरो क्या है, ये माइनस है, क्योंकि माइनस बता रहा है ना डायरेक्शन कि लेफ्ट साइड में जा रहा है करके, तो ये तो डायरेक्शन बताने वाले हैं, तो माइनस ये बता रहा है कि लेफ्ट साइड में जा रहा है, मतलब डायरेक्शन बता रहा है। तो जब मैं उसका मॉड निकाला तो देखो क्या आ गया, सीधा आंसर आ गया। जैसे आप मॉड निकालते हो ना तो ये एरो हट जाएगा
और x आ जाएगा। आप मॉड निकालोगे ना तो माइनस हट जाएगा और सिर्फ अंदर का नंबर आएगा। देखो x इज इक्वल टू 50 मीटर, x इज इक्वल टू 50 मीटर, और ये एरो इज इक्वल टू माइनस, मतलब ये माइनस है डायरेक्शन। तो वैसे यही हो गया। ये देखो इसका ये वेक्टर क्वांटिटी पूरा है और उसका मैग्नीट्यूड, मतलब इसका ये वाला मैग्नीट्यूड। तो इनका रेशियो करेंगे तो उसका डायरेक्शन बताने वाला वेक्टर आ जाएगा। वैसे इसका देखो इधर चाहिए आपको तो क्या लिखोगे, p वेक्टर अपॉन उसका मैग्नीट्यूड, तो कौन आएगा, ये आई कैप आएगा। यानी कि अगर आपको यहाँ पर p वेक्टर चाहिए तो क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आई कैप इंटू पी हो जाएगा। इधर देखो यहाँ पर कौन है, जे कैप, q वेक्टर अपॉन q लिख दोगे, इसका ये वाला वेक्टर अपॉन इसका मैग्नीट्यूड। अब क्या करोगे, q वेक्टर इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आ गया। देखो यहाँ पर ये कौन है, k कैप इज इक्वल टू r वेक्टर अपॉन r है, तो r वेक्टर इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो k कैप इंटू r। बस इतना समझ लो, कोई x एक्सिस में जा रहा है तो उसका डायरेक्शन बताने के लिए i कैप आता है, y एक्सिस में जाने वाले का डायरेक्शन बताने के लिए j कैप आता है, और z वाले के लिए k कैप आता है। ये जो कैप दिख रहे हैं वो यूनिट वेक्टर है और वो बाकी वेक्टर को डायरेक्शन दिखाने के लिए आते हैं, समझा क्या, वो मार्गदर्शक है। क्लियर हो गई मेरी बात? तो आई होप यू अंडरस्टूड वेरी वेल। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही टॉपिक कवर करना था। हम कल के लेक्चर में आके मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।